गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार। हम लोग इस वीडियो में इकोनॉमिक सर्वे के अध्याय वॉल्यूम 2 अध्याय 1 पर चर्चा करेंगे और संक्षिप्त जानकारी और इसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे उसको ध्यानपूर्वक सुने इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति पर चर्चा की गई है। प्रस्तावना में है आर्थिक समीक्षा 2019-20 में वर्ष 2009 के वैश्विक वित्त संकट के बाद वर्ष 2019 में वैश्विक उत्पादन वृद्धि दर 3% देखी गई, जो वर्ष 2009 के बाद विश्व के उत्पादन वृद्धि दर में सबसे धीमी वृद्धि दर है। तो ध्यान रहे कि 2019-20 में जो ग्लोबल डेवलपमेंट रिपोर्ट के आधार पर अगर कहा जाए तो वैश्विक जीडीपी उत्पादन दर केवल और केवल 3% के आसपास है, जो 2009 के बाद सबसे कम है। वर्तमान में अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है। यदि इसका समाधान हो जाता है तो वह वर्ष 2020 में चीन और यूएसए के मध्य संरक्षणवादी नीतियां तथा अमेरिका ईरान के बीच भू राजनीतिक तनाव इत्यादि के कारण इसे प्रभावित करेंगे। आते हैं वैश्विक अर्थव्यवस्था परिदृश्य 2019-20 में अगर ध्यान से देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा प्रकाशित वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट दैट मीन वैश्विक आर्थिक परिदृश्य जनवरी 2020 के अनुसार वर्ष 2019 में वैश्विक उत्पादन वृद्धि दर अर्थात ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ रेट 2.9 रही, जो वर्ष 2009 के वैश्विक वित्त संकट के बाद सबसे कम है, जिसे मैं पहले चर्चा कर चुका हूँ। 2018 में यह 3.6 थी और 17 में यह 3.8% था। तो देख पा रहे हैं कि हम लोग 2014 से 2018 का जो एवरेज डेटा लिया गया है उसमें वर्ल्ड का 3.6 से 2.9% होना और जो ये 2019 में उत्पादन में धीमी वृद्धि दर का कारण एक तो है विनिर्माण संबंधी गतिविधियां और दूसरा व्यापारिक कार्यकलापों में भौगोलिक रूप से बहुत ही व्यापक गिरावट आई है। 2019 में वैश्विक स्तर पर अर्थव्यवस्था की किसी भी श्रेणी में सामान्य उत्पादन वृद्धि दर 2014-18 की तुलना में कम रही है। तो ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2019 में वैश्विक स्तर पर अर्थव्यवस्था की किसी भी श्रेणी में, यहाँ अर्थात सभी श्रेणी में जो सामान्य उत्पादन वृद्धि दर था वो 2014 से 18 के दरमियान जो वृद्धि दर था उसकी तुलना में कम रहा है। अगर बात करें उपभोक्ता कीमत वृद्धि अर्थात कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन के दर सीपीआई, तो ईडीए देशों में अर्थात इमर्जिंग डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में देशों में वर्ष 2000 में सर्वाधिक रही है। भारत में मुद्रास्फीति की दर 2019 में अप्रैल से दिसंबर महीना में लगभग 4% देखी गई और 2015 में लगभग 6% और 2018 में ये केवल और केवल 3.5% के आसपास रही। तो 2019 में सीपीआई अप्रैल से दिसंबर 4%, 2015 में ये लगभग 6% और 2018 में ये 3.5% के आसपास देखी गई। वर्ष 2019 में मुद्रास्फीति की दर में उछाल का कारण एक तो है फूड इन्फ्लेशन, खाद्य मुद्रास्फीति को माना गया है। 2019 में विश्व की अधिकांश प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में गिरावट देखने को मिली, विशेष रूप से ऑटोमोबाइल उद्योग के वैश्विक उत्पादन में। गिरावट का प्रमुख कारण मांग में कमी का होना है तथा मांग में कमी के कारण बहुत से देशों में प्रौद्योगिकी और उत्सर्जन मानकों में कई तरह के बदलाव भी किए गए हैं। भारत ऑटोमोबाइल क्षेत्र में भी इसी तरह की गिरावट देखी जा रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था जो 2019-20 में अगर एक नज़र दौड़ाएं तो आईएमएफ द्वारा अक्टूबर 2019 में प्रकाशित वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ध्यान रहे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ये आईएमएफ के द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था और अमेरिकी डॉलर मूल्यों पर प्रचलित सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी एट द करेंट प्राइस के आधार पर विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने का अनुमान लगाया गया है। उपयुक्त उपलब्धि को हासिल करते ही भारत यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को पीछे छोड़ देगा। 2019 में भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार 2.9 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर होने का आकलन किया गया है।
सरकार ने वर्ष 2024-25 तक भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार को 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर किए जाने का लक्ष्य रखा है, जो बहुत ही मतलब एक तरह से अनएक्सपेक्टेड है। हालांकि ये टारगेट अचीव किया जा सकता है, लेकिन जैसी स्थिति दिख रही है अभी उसके लिए मतलब अभी कोरी कर सकते हैं कि ये दूर की कोटी है। तो अब आते हैं जीवीए और जीडीपी में वर्ष 2019 में वृद्धि। तो वर्ष 2019-20 की प्रथम तिमाही के मूल्यों पर ये जो ग्रॉस वैल्यू एडेड जीवीए लगभग 5% और दूसरी तिमाही में ये घटकर फिर 4.3% रह गया। अगर जीडीपी एट मार्केट प्राइस देखा जाए 2019 में तो 5% और दूसरी तिमाही में फिर घट गया, 4.5% रहा। इस प्रकार जीवीए और जीडीपी दोनों में ह्रास देखने को स्थिति मिली है। तो ध्यान रहे वर्ष 2019 में जीवीए और जीडीपी दोनों में ह्रास हुआ है। अब आते हैं हम लोग मुद्रास्फीति पर। ये जो डेटा आप देख रहे हैं मुद्रास्फीति, वर्ष 2019-20 में पहली छमाही में जो सीपीआई हेडलाइन मुद्रास्फीति था वो 3.3% आका गया था, हेडलाइन मुद्रास्फीति, जो कि पिछले वर्ष की दूसरी छमाही की सीपीआई की मुद्रास्फीति से थोड़ी सी ज़्यादा है। इसका मुख्य कारण बेवजह मौसम वर्षा और बाढ़ जैसी स्थितियाँ, जिसके कारण क्या हो गया, खदानों की कीमत मतलब फूड आइटम्स की कीमतों में स्पष्ट रूप से वृद्धि देखने को मिली। खास करके प्याज की कीमतों में काफ़ी उछाल आया था और फसल उत्पादन भी काफ़ी प्रभावित हुआ था। दूसरी तरफ अगर WPI आधारित मुद्रास्फीति में अप्रैल 2019 में ये 3.2 था और दिसंबर 2019 में ये 2.6 तक ही गिरावट आई, जो अर्थव्यवस्था में मांग संबंधी दबाव को दिखाता है। तो कुछ छोटी छोटी बातें जो कंसेप्चुअल बातें हैं कि कोर मुद्रास्फीति जो है, कोर मुद्रास्फीति वह है जिसमें खाद्यान्न मतलब फूड आइटम्स और ईंधन दैट मीन फ्यूल्स की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव को शामिल नहीं किया जाता है। यह अर्थव्यवस्था में मांग की स्थिति को दर्शाती है। लेकिन हेडलाइन मुद्रास्फीति क्या होता है कि इसमें कच्चा आंकड़ा होता है। यह मुद्रास्फीति का कच्चा आंकड़ा है जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक अर्थात सीपीआई के आधार पर तैयार किया जाता है। हेडलाइन मुद्रास्फीति में खाद्यान्न और ईंधन की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव को भी शामिल किया जाता है। अब आते हैं हम लोग रोजगार पर। तो जैसा कि आपने देखा कि औपचारिक बनाम अनौपचारिक की बातें चल रही है। रोजगार पर नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार नियमित वेतन पर अधिकृत औपचारिक रोजगार की हिस्सेदारी 17-18 में 22.8 लगभग 23% वृद्धि देखने को मिली, जो कि वर्ष 2011 में लगभग 18% रही। तो 23% दैट मीन 18 से 23% 5% की वृद्धि देखी गई है। दैट मीन औपचारिकरण का ज़्यादा हिस्सेदारी बढ़ा हुआ है। तो आप देख सकते हैं ये रेगुलर वेज सैलरीड जो कि 17.9% से बढ़ के 22.8 हो गया, और कैजुअल लेबर जो कि घटा हुआ है जो लगभग 30% से घट के लगभग 26% हो गया है, 25% हो गया है। वर्ष 2011-12 में से 2017-18 में तक 5% की वृद्धि आकस्मिक कामगारों की हिस्सेदारी में 5% की कमी के आने के कारण हुआ है। तो पूछा जा सकता है कि 2011-12 से वर्ष 2017-18 तक 5% की वृद्धि आकस्मिक कामगारों की हिस्सेदारी में 5% की कमी के कारण हुआ। दूसरा है ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 1.2 करोड़ और शहरी क्षेत्रों में लगभग 1.3 करोड़ के साथ लगभग 2.62 करोड़ लोग नई नौकरियों का सृजन हुआ। ये डेटा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लगभग आप समझ सकते हैं कि नई नौकरियों का सृजन हो रहा है। नियमित वेतन अर्थात वैतनिक कर्मचारी वर्ग में महिला कामगारों के अनुपात में महिला कामगारों के लिए 0.7 करोड़ नई नौकरियां के साथ 8 अंकों तक की वृद्धि दर्ज की गई, जो 2011-12 में 13% से बढ़कर आज 17 में 21% हो गई, जो बहुत ही एक बेहतरीन कह सकते हैं कि अच्छा खुशनुमा मतलब डेटा है। 2014 और 15 और वर्ष 2017-18 के मध्य संगठित निर्माण क्षेत्र कुल श्रमिकों की संख्या 14.7 लाख की बढ़ोतरी हुई है। तो संगठित निर्माण क्षेत्र में श्रमिकों की संख्या बढ़ना ये भी अच्छी बात है। 17-18 में 14-15 की तुलना में बढ़ोतरी हुई है। अब आते हैं राजकोषीय स्थिति। वर्ष 2019 में केंद्र का वित्तीय बजट घाटा जो है कि 7.04 लाख करोड़ रुपया रहा, जो जीडीपी का 3.3 है, जबकि 18-19 में जो वित्तीय बजट घाटा था वो 3.4 था, मतलब 0.14% की वृद्धि हुई है।
तो अब आते हैं कि जून 2018 से जून 2019 तक सभी तिमाहियों में साख वृद्धि दर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की तुलना में निजी क्षेत्रों के बैंक में अधिक रही है। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सोच सकते हैं कि वास्तव में पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक में डिफरेंसेस है। तो इस डेटा के माध्यम से आप इसको स्पष्ट कर सकते हैं कि 2018 और 2019 जून मतलब एक साल के दरमियान में सभी तिमाहियों में साख वृद्धि दर जो क्रेडिट फैसिलेशन रेट होता है उसमें जो डेवलपमेंट हुआ है तो वो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की तुलना में निजी क्षेत्र के बैंकों में अधिक रही है। अब आते हैं जीवीए में क्षेत्रवार अंश। तो अब देख सकते हैं कि जीवीए का योगदान इस प्रकार रहा है। सेवा क्षेत्र में जीवीए का योगदान लगातार बढ़ता जा रहा है। इस डेटा के माध्यम से स्पष्ट है कि सेवा क्षेत्र में जहां पहले 2009 और 10 से 2013-14 के दरमियान ये 50% के आसपास था, जो आज बढ़कर लगभग 18-19 में 55% के आसपास या 54.3% के आसपास है। तो कह सकते हैं कि सेवा क्षेत्र में जीवीए का योगदान निरंतर बढ़ रहा है। 2019 की प्रथम छमाही में यह 57.8, जबकि 2018-19 में योगदान जो है ये लगभग 54.3% रहा था। 2018 की 19 की प्रथम छमाही में कृषि क्षेत्र का योगदान लगभग 14% रहा, जबकि 18-19 में यह 16% रहा। 14% से 16%, 2% की वृद्धि हुई है कृषि क्षेत्र का योगदान में। और औद्योगिक क्षेत्र का योगदान देखा जाए तो 19-20 के प्रथम छमाही में ये लगभग 28.3%, जबकि 18-19 में ये 29.6% रहा था। इसका मतलब है कि औद्योगिक क्षेत्र में योगदान में कमी आई है। सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ा है, वहीं कृषि और विनिर्माण एवं उद्योग क्षेत्र में जीवीए का अंश कम हुआ है। निश्चित रूप से तो ये डेटा इंपॉर्टेंट है कि सेवा का योगदान तो बढ़ रहा है, लेकिन वहीं कृषि और विनिर्माण क्षेत्र का उद्योग क्षेत्र में जीवीए का अंश कम हो रहा है। अब आते हैं समृद्धि का सूचक्र जो होता है, समृद्धि का सूचक्र बनाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार इस सूचक्र को आपको बड़ा सा दिखाया जाता है कि ये सूचक्र जो है इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ और कंजम्पशन एक दूसरे से कैसे को रिलेटेड है। तो समृद्धि का सूचक्र जो है आर्थिक समीक्षा 2018-19 के अनुसार इन्वेस्टमेंट दैट मीन निवेश में वृद्धि जीडीपी में वृद्धि को तीव्र करती है, जो कंजम्पशन को भी बढ़ा देगी अर्थात मांग को बढ़ाएगी। उपभोग में अधिक वृद्धि होने से निवेश परिदृश्य का विस्तार होता है, जो क्रमिक रूप से अचल निवेश में परिवर्तित हो जाता है। जब यह चक्र धीमे घूमता है तो निवेश में कमी प्रदर्शित होती है तथा जीडीपी वृद्धि और उपभोग में भी कमी आ जाती है। ऑटोमेटिक सिंपली निवेश में कमी तो जीडीपी में भी कमी, और जीडीपी में कमी इसका सीधा अर्थ है कि उपभोग में कमी हुआ है। भारत के संदर्भ में निवेश की दर और जीडीपी की वृद्धि दर के बीच इस कम होते प्रभाव को 3 से 4 वर्षों में देखा जा सकता है, जिसको टाइम लेग हम लोग कर सकते हैं। अंशदायी पेंशन योजना, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली, ये जो नेशनल पेंशन सिस्टम है जिसका नाम है राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के रूप में बदल दिया गया है, मतलब नई पेंशन योजना जिसका नाम बदलकर अब राष्ट्रीय पेंशन नेशनल पेंशन सिस्टम के रूप में बदला है, जो सरकार 2003 से प्रारंभ किया गया था। जिन केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों सशस्त्र बल के अलावा कहा जाए 1 जनवरी 2004 से सरकारी सेवा में कार्यभार ग्रहण किया है, उनके लिए अनिवार्य बना दिया गया था। राज्य सरकारों तक इस योजना का विस्तार किया गया है। अब 28 राज्य सरकारों द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए एनपीए को अधिसूचित किया गया है। मई 2009 में स्वैच्छिक आधार पर देश के सभी नागरिकों तक इस योजना का विस्तार किया गया था। अब आते हैं वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान उठाए गए कुछ प्रमुख कदम। केंद्र सरकार ने एनपीए के अभिदाताओं के लिए कुछ निम्नलिखित विकल्प की शुरुआत की है। सबसे पहले पेंशन फंड का विकल्प। सरकारी अभिदाताओं को निजी क्षेत्र के पेंशन फंड को सम्मिलित करते हुए किसी एक पेंशन फंड को चुनने की अनुमति दी जाएगी। निवेश पैटर्न का विकल्प। सरकारी कर्मचारी वित्त वर्ष में 2 बार निवेश पैटर्न के निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। जिस मौजूदा योजना में पीएफआरडीए द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम संबंधी फंड के 3 प्रबंधकों के बीच सरकारी कर्मचारियों के लिए पीएफआरडीए के दिशा निर्देश के अनुसार उनके गत क्रिया निष्पादन के आधार पर फंड आवंटित किए जाते हैं। तो
इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो सरकारी कर्मचारी कम से कम जोखिम वाले नियत प्रतिलाभ को तरजीह देते हैं, सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार के फंड का 100% हिस्सा निवेश करने का विकल्प दिया जाता है। तो इसमें हम लोग पहला अध्याय कंप्लीट करते हैं। वंस अगेन अध्याय 2 और वॉल्यूम 2 का अगला घटनाक्रम राजकोषीय घटनाक्रम। तो प्रस्तावना ये है कि 2019-20 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए चुनौतीपूर्ण रहा, जिसका कारण वर्ष के पूर्वार्ध में अनुभव की गई विकास दर में कमी। राजकोषीय नीति 2019-20 की विशेषता बजट अनुमान की तुलना में कर राजस्व में मंद गति से वृद्धि, और दूसरा गैर राजस्व ने इस वित्तीय वर्ष के आरंभिक 8 महीने में विगत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में काफ़ी उच्च वृद्धि दर्ज की है। तो केंद्र सरकार के वित्तीय साधन कौन कौन से हैं? संघीय बजट वर्ष 2019-20 में राजकोषीय घाटा 7,03,760 करोड़ रुपये अर्थात जीडीपी का 3.3 तक सीमित रखने का प्रयास किया गया, जो सरकार की कुल उधार लेने की अपेक्षाओं से प्रतिबिंबित होता है। राजकोषीय घाटा 2018-19 के अंतिम वास्तविक आंकड़ों में जीडीपी का जो परसेंटेज था वो 3.4% था, और 2019-20 में ये 3.3% रहा है, यानी 0.1% की कमी दिखाई गई है। अगर कर राजस्व की बात करें तो बजट 2019-20 में सकल कर राजस्व का अनुमान 24.61 लाख करोड़ रुपया लगाया गया, जो जीडीपी का 11.7% है, और इसमें वर्ष 2018-19 के संशोधित अनुमानों में 9.5% और वर्ष 2018-19 के अंतिम वास्तविक आंकड़ों में 18.3% की वृद्धि देखी गई। प्रत्यक्ष कर मुख्यतः कॉरपोरेट और व्यक्तिगत आयकर शामिल होते हैं, जो कि सकल कर राजस्व का लगभग 54% है। ध्यान रहे, डायरेक्ट टैक्स में एक तो कॉरपोरेट टैक्स, दूसरा इनकम टैक्स, जो सकल कर राजस्व का लगभग 54% है। वहीं दूसरी तरफ इनडायरेक्ट टैक्स में 2018-19 में राजस्व व्यय की तुलना में 7.3 और अंतिम वास्तविक आंकड़ों की तुलना में 20.6% की वृद्धि होने की संभावना जताई गई, और 2019-20 में बजट अनुमान में प्रत्यक्ष कर का अंश जीडीपी का 6.3% अनुमानित किया गया, जो कि जीडीपी के रुझान से पता चलता है। विगत कुछ वर्षों में कॉरपोरेट और व्यक्तिगत आयकर में सुधार हुआ, बेहतर कर प्रशासन, टीडीएस के विस्तार, प्रति कर चोरी के उपाय और प्रभावी कर प्रदाताओं के आधार में बढ़ोतरी ने प्रत्यक्ष कर को बढ़ाने में योगदान दिया है। तो कह सकते हैं कि कॉरपोरेट और व्यक्तिगत आयकर में सुधार हुआ, एक तो बेहतर प्रशासन, कर प्रशासन, दूसरा टीडीएस का विस्तार, प्रति कर चोरी के उपाय और प्रभावी कर प्रदाताओं के आधार में बढ़ोतरी ने डायरेक्ट टैक्स को बढ़ाने में योगदान दिया। जीएसटी प्रशासन ने अप्रत्यक्ष कर फाइल करने वालों की संख्या में बढ़ोतरी से कर संग्रह में सुधार हुआ, और 2019-20 के दरमियान केंद्र की निबल कर प्राप्ति 7.51 लाख करोड़ रुपए की रही, जो बजट अनुमान का 45.5% है। कर भिन्न राजस्व। कर भिन्न राजस्व में मुख्य रूप से राज्यों और संघ राज्यों को दिए गए ऋणों पर ब्याज, सरकारी क्षेत्र के उद्यमों से लाभांश, जिसमें भारत सरकार को हस्तांतरित भारतीय रिजर्व बैंक का अधिशेष, और केंद्र सरकार को द्वारा प्रदत्त सेवाओं के लिए प्राप्ति और विदेशी अनुदान शामिल है। 2019-20 में 3.13 लाख करोड़ रुपये कर भिन्न राजस्व जीडीपी का 1.5% और 18-19 के अंतिम वास्तविक आंकड़े में 0.3% बढ़ने तक का लक्ष्य है। कर भिन्न राजस्व के लिए 2019-20 में बजट अनुमानों के 3.3 लाख करोड़ रुपए की तुलना में नवंबर 2019 तक वास्तविक वसूली बजट का अनुमान 74.3% रखा गया है। गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियाँ, जिसमें राजस्व व्यय, वेतन भत्ता, पेंशन, ब्याज भुगतान, सब्सिडी, रक्षा सेवा, ये सब आते हैं। तो गैर ऋण पूंजी प्राप्तियों में मुख्य रूप से ऋणों और अग्रिमों की वसूली और विनिवेश प्राप्तियां शामिल है।
जो कि 2019-20 बजट अनुमान में जीडीपी का 0.6 तक बनाए रखा गया है। पिछले वर्षों में ऋणों और अग्रिमों की वसूली में प्राप्तियों में कमी हुई, जो वर्ष 2018-19 बजट अनुमान में ऋण भिन्न पूंजीगत प्राप्तियों का 12.5% है। सरकार ने वर्ष 2019-20 बजट अनुमान के अनुसार विनिवेश से 1.0 लाख करोड़ रुपए की प्राप्ति जुटाने का लक्ष्य रखा है। 2019-20 बजट अनुमान में 1.2 लाख करोड़ रुपए में वास्तविक ऋण भिन्न पूंजीगत प्राप्तियों 0.29 लाख करोड़ रही। 2019-20 बजट अनुमान में सरकारी व्यय की संरचना दर्शाती है कि रक्षा सेवा, वेतन, पेंशन, ब्याज भुगतान, प्रमुख सब्सिडी पर कुल व्यय का 60% से अधिक व्यय होता है। रक्षा मंत्रालय द्वारा रक्षा व्यय की दक्षता और उपयोज्यता सुधारने, आत्मनिर्भर बनने, रक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की सहभागिता को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं। बजट 2019-20 में 27.86 लाख करोड़ रुपए के कुल व्यय का आकलन किया गया है, जिसमें 24.48 लाख करोड़ रुपए का राजस्व व्यय और 3.3 लाख करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय शामिल है। जो जीडीपी का अर्थात राजस्व व्यय जो है वो 11.6 और पूंजीगत व्यय जो है 1.6% है। 2018-19 के बजट की तुलना में 2019-20 के व्यय में बजट अनुमान का विश्लेषण करने से पता चलता है कि केंद्र सरकार द्वारा बजटीय व्यय में 2019-20 में जीडीपी के 1% की बढ़ोतरी की परिकल्पना की गई है। मुख्य सब्सिडियों पर व्यय, जो कि गैर प्रतिबद्ध राजस्व व्यय का एक महत्वपूर्ण घटक होता है, 2019-20 के बजट में जीडीपी का लगभग 1.4% तक रखा गया है। मुख्य सब्सिडियों पर जीडीपी का 1.4% तक रखा गया है और 2019 के बजट व्यय में खाद्य, उर्वरक और पेट्रोलियम की आवश्यकताओं पर 3.2 लाख करोड़ की सब्सिडी अनुमानित है। राज्यों को अंतरण की बात करें तो वर्ष 2015 से 20 में 14वें वित्त आयोग ने देश में राजकोषीय संघवाद को मजबूत करने के लिए परिवर्तन किए। इसके फलस्वरूप राज्यों ने अपनी आवश्यकताओं के अनुसार बड़े कोष अंतरण के साथ साथ कोष का उपयोग करने के लिए अधिक स्वायत्तता प्राप्त की है। राज्यों की निधियों के अंतरण में अनिवार्य रूप से 3 घटक शामिल होते हैं। एक तो है राज्यों को हस्तांतरित किए गए केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी, दूसरा वित्त आयोग द्वारा प्रस्तावित अनुदान और केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं और अन्य अंतरण। 2019-20 बजट अनुमान का राजकोषीय परिणाम नियंत्रक एवं महालेखागार द्वारा जारी अप्रैल में नवंबर 2019 के लेखांकन यह दर्शाता है कि नवंबर 2019 के अंत में सरकार का राजकोषीय घाटा पिछले वर्ष की संगत अवधि के समान ही बजट का अनुमान 114.8% था। केंद्र को प्राप्त निवल कर राजस्व में 2018-19 के अंतिम आंकड़ों की तुलना में 2019-20 बजट अनुमानों में 25% से अधिक वृद्धि होने की परिकल्पना की गई थी। अप्रैल-नवंबर 2019 के दरमियान यह वृद्धि 2.6% रही, जो पिछले वर्ष की संगत अवधि की लगभग आधी थी। 2019-20 के 8 महीनों के दौरान 18-19 के इन्हीं महीनों में जीटीआर में 7.161% की वृद्धि की तुलना में 0.8% की गिरावट दर्ज की गई। प्रत्यक्ष करों के अंतर्गत व्यक्तिगत आय कर में 7% की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि कॉरपोरेट कर में चालू वित्तीय वर्ष के पहले 8 महीनों के दरमियान नकारात्मक गिरावट दर्ज की गई। केंद्र सरकार का ऋण। केंद्र सरकार की कुल देयताओं में भारत की समेकित निधि पर अनुबंधित ऋण, जो तकनीकी रूप से लोक ऋण कहलाता है, के साथ साथ लोक लेखा की देयताएं शामिल है। तो केंद्र सरकार की कुल देयताओं में भारत की समेकित निधि पर जो अनुबंधित ऋण है और जिसको लोक ऋण कहते हैं, उसके साथ साथ लोक लेखा की देयताएं भी शामिल होती है। इन देयताओं में चालू विनिमय दर पर बाह्य ऋण वित्तीय वर्ष के अंत में शामिल है। बाह्य ऋण शामिल है और इसमें राज्यों द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कोष, नेशनल सोशल सिक्योरिटी फंड NSSF की धनराशि से उधारी और NSSF से सार्वजनिक एजेंसियों में निवेश शामिल नहीं है, जो केंद्र सरकार के घाटे का वित्त पोषण नहीं करता। मार्च 2019 के अंत में केंद्र सरकार की
कुल देयताएँ 84.7 लाख करोड़ थी। इनमें से 90% लोक ऋण था। और राज्य वित्त की बात करें तो राज्य सरकारों के द्वारा 2019-20 के बजट आकलन के अनुसार राज्यों का स्व कर राजस्व और गैर कर राजस्व में 11.1% और गैर कर राजस्व में 9.9% की बढ़ोतरी की संभावना। दूसरा बात है 2018-19 के संशोधित आकलन के संबंध में कुल व्यय 8.5% की परिकल्पित वृद्धि के कारण राजस्व व्यय में 9.4% की वृद्धि की संभावना व्यक्त की गई है। 2019-20 में राज्यों ने जीडीपी के 2.6% के समान सकल राजकोषीय घाटे का बजट प्रस्तुत किया, जबकि वर्ष 2018-19 का संशोधित अनुमान 2.9% रहा है और 17-18 का संशोधित अनुमान 2.4% ही था। सामान्य राजकीय वित्तीय शासन के स्तर पर वित्तीय अवस्था को समझने के लिए सामान्य राजकीय वित्त का विश्लेषण करना बहुत ही आवश्यक है। सामान्य सरकार, केंद्र और राज्य सरकार राजकोषीय सुदृढ़ता के पथ पर अग्रसर रहने की आशा की जाती है, क्योंकि सामान्य स्तर पर राजकोषीय वर्ष 2018-19 के संशोधित अनुमान में जीडीपी के 6.2% से घटकर वर्ष 2019-20 के बजट में 5.9% पर आ जाने का अनुमान लगाया गया है। जबकि केंद्र और राज्यों की जो सम्मिलित देयताएं हैं 2016 के अंत में जीडीपी के 68.5% की अपेक्षा 2019 में बढ़कर यह 69% होने की संभावना है। भावी परिदृश्य तो 2020-21 राजकोषीय मोर्चे पर चुनौतियां लेकर आने वाला है, क्योंकि जहां एक और वैश्विक समृद्धि नरमी बनी रहेगी, वहीं दूसरी ओर व्यापार संबंधों में तनाव आदि भी जोखिम उत्पन्न हो रहे हैं। 2019-20 के पहले 8 महीने में इनडायरेक्ट कर संग्रह प्रायः स्थिर रहा। केंद्र और राज्य दोनों के राजस्व वृद्धि के लिए जीएसटी संग्रह में उछाल आवश्यक होगा। व्यय के संदर्भ में सब्सिडियों, विशेषकर खाद्य सब्सिडी को युक्तियुक्त बनाना राजकोषीय क्रियाओं के लिए गुंजाइश पैदा करने में सहायक हो सकता है। पश्चिम एशिया में बन रहे राजनीतिक घटनाक्रम का तेल की कीमतों का एवं परिणामतः पेट्रोलियम सब्सिडी पर गंभीर प्रभाव हो सकता है, जिससे देश के चालू खाता घाटा भी प्रभावित होगा। तो ओवरऑल वी डिस्कस्ड 2 पार्ट of the volume 2. Watch this video 2 or 3 times by carefully, then you can write down some important points or some data while listening it. Thanks a lot for watching this video. Goodbye.